नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में लैंड यूटिलाइजेशन पढ़ा था ना। लैंड यूटिलाइजेशन एज सच आपको टॉपिक नहीं आने वाला है कि आपको इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहा हो, ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम टॉपिक नहीं कह सकते हैं। ये सिर्फ आपका ये है कि आपके आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनके लिए जो बेसिक नॉलेज है वो आपकी लैंड यूटिलाइजेशन है, ठीक है। अब लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया की बात करें तो ये भी एज सच क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, बट आगे की जो टॉपिक्स हैं उनके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। द यूज ऑफ लैंड इज डिटर्मिन्ड बोथ बाय द फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चरल ट्रेडिशंस, ठीक है। हमारे पास जो लैंड का यूज है ना वो दो तरीके से आता है। एक तो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं हमारे कि कैसा सा लैंड है, टोपोग्राफी मतलब प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, माउंटेन एरिया है, या क्लाइमेट कैसा सा है उस लैंड का, वहाँ की मिट्टी कैसी सी है। और दूसरा फैक्टर कौन से होते हैं, हम ह्यूमन फैक्टर्स, कि वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, टेक्नोलॉजी कैसी है, वहाँ पे यूज आ सकती है कि नहीं, कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है। तो इस पे डिपेंड करता है कि लैंड यूज किस तरीके से होगा। जैसे कि टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये टोटल जोग्राफिकल एरिया है। Land use data, however, is available only for 93% of the total geographical area because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully। मतलब हमारे पूरे लैंड का सिर्फ 93% एरिया ऐसा है जो कि अवेलेबल है किसी यूज के लिए, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में अगर बात की जाए तो उनके तो लैंड यूज को अभी तक डिटर्मिन ही नहीं किया गवर्नमेंट ने। सिर्फ असम है जिसका लैंड यूज किया हुआ है। Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed। तो बहुत सारे एरियाज हैं जम्मू एंड कश्मीर के जो कि पाकिस्तान एंड चाइना के अंडर आते हैं, वो भी अभी पूरे सर्वे नहीं की गए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास 93% लैंड ही है जो यूज करने वाला है, बट बात ये है कि बाकी जो एरिया यूज करने वाला है भी उसको अभी तक सर्वे ही नहीं किया प्रॉपरली, तो उसका हम अकाउंट नहीं रख सकते कि कितना है। तो जितना सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग 93% है हमारे पूरे इंडिया का जिसको हम यूज में लेके आ सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसके ऊपर आपका पाई चार्ट का ग्राफ दे रखा है, वो आप जस्ट जनरल नॉलेज है वो आप पढ़ सकते हैं, उसका पेपर से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो वो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ आपको। द लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज्ड। हाउ वी एबल टू फीड अ ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पैस्चर लैंड एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। अब अगर देखा जाए, हमने अभी लैंड देख लिया कि 93% लैंड जो है हमारा यूज में आ सकता है, बट जो पैस्चर लैंड है मतलब वो लैंड जो कि परमानेंट गाय भैंसों के चरने के लिए ही होता है, वो अभी देखा गया कि उसमें कमी आ गई है। तो अगर हमारे पास ह्यूज कैटल पॉपुलेशन है, हमारे पास पता है कि इंडिया में गाय भैंसें बहुत ज़्यादा पाली जाती हैं, तो उनके लिए पैस्चर लैंड तो कम हो गया, तो हम उनको फीड कैसे करेंगे, उन कैटल को फीड करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फैलो लैंड्स आर ईदर ऑफ द पुअर क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई। कुछ लैंड जो करंट फैलो लैंड है, मतलब जिनको हमने ऐसे ही छोड़ दिया है, कल्टीवेशन नहीं की है, 1 साल तक हो गया है, वो या तो लैंड बहुत ही पुअर क्वालिटी के हैं, मतलब इतना वहाँ पे ग्रीन है ही नहीं, ग्रीनरी कि उसको ग्रेज किया जा सके, या फिर अगर ऐसे लैंड को कल्टीवेट करना है तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। हेंस दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 or 3 years, एंड इफ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया देन द परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया इन इंडिया कम्स टू अबाउट 54% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया। तो अगर हम ऐसे लैंड की बात की जाए जिनकी कॉस्ट बहुत हाई पड़ जाती है या फिर वो बहुत पुअर क्वालिटी के लैंड है, तो अगर उनको कल्टीवेट करना है तो 1 या 2 बार 2 से 3 सालों में हम उन्हें कल्टीवेट करते हैं। और अगर इन चीज़ों की कल्टीवेशन हम नेट सोन एरिया में ऐड कर दें तो हमारे इंडिया का जो नेट सोन एरिया है वो 54% तक पहुंच जाता है। The pattern of net sown area varies greatly from one state to another. It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and Andaman and Nicobar Island. तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 54% बोल दिया पूरे इंडिया का नेट सोन एरिया है तो पूरे इंडिया में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, नहीं। अगर हम सबसे ज़्यादा देखें तो पंजाब एंड हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर होता है, तो 80% वहाँ का रहता है, और सिर्फ 10% जो है वो अरुणाचल
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का रहता है, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया एज इट वाज आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। तो अगर हमारे इंडिया का देखा जाए तो 33% पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। मतलब ये गाइडलाइंस बनी हुई है हर एक देश के लिए कि अगर जितना आपका ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 33% अगर आपका फॉरेस्ट एरिया होगा तो ये अच्छी बात है। मतलब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो बनी थी उसके अंडर ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो बनी थी वो 1952 में बनी थी। इट वाज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। ये क्यों बनाई गई थी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में? ताकि हमारा जो इकोसिस्टम है उसका बैलेंस बना रहे। अगर 33% हमारा फॉरेस्ट एरिया रहेगा मतलब हमारे इकोसिस्टम के लिए वो अच्छी बात है। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दीज फॉरेस्ट डिपेंड्स ऑन इट। जितने भी लोग हैं जो इन फॉरेस्ट एरियाज के एजेस में रहते हैं उन लोगों की जिंदगियां इस जंगलों पे डिपेंड करती है। अ पार्ट ऑफ लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। वेस्ट लैंड इंक्लूड रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस इंक्लूड्स सेटलमेंट्स, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज। तो हमारे पास जितना भी लैंड है उसमें जो फॉरेस्ट एरिया वाला लैंड होता है कई बार उसका भी उस लैंड का जो पार्ट है उसको हम वेस्ट लैंड भी बोलते हैं क्योंकि कई बार वो हमारे किसी यूज में नहीं आता। तो ऐसे लैंड को हम नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में डाल देते हैं। जैसे कि वेस्ट लैंड क्यों बोलते हैं उन एरियाज को? क्योंकि वो रॉकी होते हैं, डेजर्टेड होते हैं, एरिड होते हैं। एंड लैंड को जब वेस्ट लैंड बोल रहे हैं और उसको नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में डाल रहे हैं मतलब या तो वहां पे बिल्डिंग्स बना देंगे, मतलब सेटलमेंट्स बना देंगे, लोग रहने लग जाएंगे, या फिर रोड्स बना देंगे, रेलवेज बना देंगे ताकि किसी यूज में वो आ जाए। Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation. अब इतनी देर से हम लैंड को यूज किए जा रहे हैं विदाउट टेकिंग एनी अप्रोप्रिएट मेजर ताकि हम उसको कंजर्व करें, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा लैंड जो है वो खराब हो रहा है। This in turn has serious repercussions on society and environment. अब लैंड को हम बिना सोचे समझे यूज किए जा रहे हैं, उसमें कुछ भी चाहे केमिकल्स लगा रहे हैं, चाहे उसमें हम इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, चाहे सेटलमेंट्स बना रहे हैं, इससे हमारा लैंड जो है वो डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। सॉइल क्वालिटी खराब हो रही है। इससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत सीरियस जो है कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो टॉपिक था वो लैंड यूटिलाइजेशन का था। अब अगर इस पूरे टॉपिक में आपको ऐसा लगा हो कि डेटा बहुत ज्यादा आ गया है और आपको समझ में नहीं आ रहा या आप इसको कैसे याद करेंगे, सो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो डेटा है, डेटा देखिए पेपर में कभी भी नहीं आता आपको। ये मैंने बार बार मैं बता रही हूँ कि ये टॉपिक जो है ये सिर्फ आगे वाले आने टॉपिक्स का एक बेस है ताकि आपको बैकग्राउंड नॉलेज थोड़ी बहुत हो, ठीक है। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर पूरी चीजें आपको दिमाग में नहीं भी बैठती हैं तो इतनी चिंता करने वाली बात नहीं है। जो अगला वाला टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ये जरूर आपको पेपर में आता है, तो इस टॉपिक को आपने ध्यान से सुनना है। इस टॉपिक का बेस आपका पिछले वाला टॉपिक है, ओके। सो इस टॉपिक अगला वाला टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।